उधर से पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो, आप दुबई पहुंच गए? मेरी जुबान से कोई लफ्ज अदा होने से पहले ही मेरे कानों में गजाला की हैजान अमेज आवाज आई और मैं हैरान रह गया। तुमने फोन की घंटी बजते ही कैसे समझ लिया कि ये मेरा फोन है? मुझे आपके सफर के पूरे शेड्यूल का इल्म है। अब से 12 मिनट पहले आप दुबई इंटरनेशनल पर उतरे होंगे। मुझे यकीन था कि वहां पहुंचते ही आप सबसे पहले कराची फोन करेंगे। मैं आपकी कॉल के इंतजार में फोन से लगे बैठी थी। आप खैरियत से तो है ना? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, लेकिन मेरी हैरत अभी तक बरकरार है। मैं इस घंटी पर तुमने पूरे एतमाद से ये कैसे जान लिया कि दूसरी तरफ मैं ही बोल रहा हूं? रिसीवर उठाते ही मैंने मुख्तसर सी वो खास टून सुनी थी जो इंटरनेशनल कॉल मिलने पर सुनाई देती है। बाहर से 2 ही आदमी फोन कर सकते थे, आइजक बेल या आप। आइजक बेल ऑब्जर्वेशन से खौफजदा है, फिर ये न्यूयॉर्क में बहुत सुबह का वक्त होगा, वो यूं ना वक्त फोन नहीं कर सकता। मेरे दिल ने गवाही दी कि आपकी कॉल होगी और देख लें कि यह गवाही दुरुस्त निकली। ये बहुत अच्छी बात है कि हम आमने सामने मौजूद हैं या ना रहें, एक दूसरे के दिल में जरूर रहते हैं। मेरे कार्ड के यूनिट तेजी से कम हो रहे हैं। या बताओ कि अव्वल खान कहाँ है? यहीं सामने बैठे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। पहले आप ये बताएं कि वीरा कैसी है? उसके अल्फाज से खुशी फूटी पड़ रही थी और लहजे से वाहलियाना वारफ्तगी चल रही थी, जैसे उसने एक तवील मुद्दत के बाद मेरी आवाज़ सुनी हो। प्रोग्राम के मुताबिक वो मुझसे बिल्कुल अलग सफ़र कर रही है और बाज़ाहिर ठीक ठाक नजर आ रही है। मौका मिला तो यहाँ से लंदन की परवाज़ में उससे बात करने की कोशिश करूँगा। अपने साथ उसका भी ख्याल रखिएगा, उसे यूँ तनहा ना छोड़ें। मैं उससे ज़्यादा आप पर एतमाद करती हूँ और जानती हूँ कि मेरे इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। उसकी दर्दमंदाना आवाज़ सुनकर मेरे हल्क में गोला सा फंस गया। मैं फौरी तौर पर उसे कोई जवाब नहीं दे सका और इसी असना में अव्वल खान लाइन पर आ गया। वेल डन, आज तुमने गजाला को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैंने इससे शर्त लगाई हुई थी कि तुम्हारा फोन नहीं आएगा और मैं शर्त हार चुका हूँ। नादरा के घर पर कल रात क्या हुआ, सुबह हम इस बारे में बात ही नहीं कर सके। तुम्हारी रवानगी से जरा पहले तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं थी। सुबह हेलीकॉप्टर दूसरी मरतबा सर्वे के लिए आया था। इससे पहले रात के 3 बजे वो देर तक इलाके में चकराता रहा था और दोनों बार वो नाकाम वापस लौटे हैं। मैंने मुसर्रत आमेज लहजा में पूछा, तुम्हारे लौट आने के बाद बदरी इतना खौफजदा था कि उसने सारी रात खुले आसमान के नीचे एक चारपाई पर गुजार दी। उसने दीवार के साए में चारपाई पर अपने लिए बिस्तर लगवा लिया था। रात के सन्नाटे में हेलीकॉप्टर का शोर सुनते ही उस पर हैजानी कैफियत तारी होगी। उसके चले जाने के बाद भी वो बार बार बाहर निकलकर आसमान का जायजा लेता रहा था। दोनों बार हेलीकॉप्टर मेरे आदमियों की राइफलों की जद में था। अगर तुम्हारी सख्त हदायत न होती तो अब बहुत आसानी के साथ उसे गिराया जा सकता था। इनमें से एक भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाता और शिकस्त का यह दाग निक मोडले का नशा हिरन कर देता। तुम्हारी इस कामयाबी के बाद मेरे इस सफर का जवाज मुंतशिर हो जाता। मैंने कहा, ये वही 2 नशिस्तों वाला हेलीकॉप्टर था या कोई और बड़ा मॉडल था? इसमें कम अज कम 4 अफराद सवार थे। इंफ्रारेड दूरबीनें इस्तेमाल करने के बावजूद यह अंदाजा नहीं हो सका कि वो मकामी हैं या गैर मुल्की। इन नाकामियों के बाद निक मोडले ने बदरी से राब्ता किया था। अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं मिली। तुम भूल रहे हो कि तुम्हें कराची से रवाना हुए अभी सिर्फ चंद ही घंटे हुए हैं। वाक़यात रूमा होने और फिर खबरें आने में कुछ वक्त लगता है। हो सकता है कि शाम तक मुझे अपने आदमियों की तरफ से कोई रिपोर्ट मिले। मेरे लंदन पहुंचने तक कोई ना कोई सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी होगी। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मेरे साथ वाक़यात कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से रुनमा हुए हैं। मुझे जहाज़ में एक अजीबो गरीब शख्स से पाला पड़ा है। वो मदन मोहन की गुमशुदगी में STF का हाथ महसूस कर रहा है। नहीं, अव्वल खान की बेसाख्ता आवाज़ उभरी, ऐसा कौन शख्स हो सकता है? उसका नाम सलीम अकबर खान है। वो बड़े पैमाने पर दरामदात की सरगर्मियों में मसरूफ रहता है। मदन मोहन के नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल और सोशल रेक्ट का बाकायदा मेंबर है और इत्तिफाक ये है कि मेरे बिल्कुल बराबर वाली सीट पर वो सफ़र कर रहा था। ये कोई नाकाबिले यकीन इत्तिफाक मालूम होता है। मुझे इसके बारे में तफसीलात बताओ, मैं नोटिस ले रहा हूँ। इसकी ज़ाहिरी हालत बेअतबारी मुतरश्शे कर रही है। मैंने कार्ड फोन के यूनिट और मुतहरक डायल पर निगाह डाली तो मेरे कार्ड की मालियत माकूल थी। तेजी से यूनिट घटने के बावजूद मेरे पास वक्त था। मैंने अपने मशकूक हम सफ़र के बारे में अहम बातें फ़ोन पर दोहरानी शुरू कर दी। वो अचानक ही तुम्हारी नज़रों में आया है। मेरी बात मुकम्मल हो जाने पर अव्वल खान ने कहा, मैं उसके खिलाफ तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन तुम उसे भूलने की कोशिश करो। जल्दी वो पाकिस्तान वापस आएगा, इस वक्त उसे देख लिया जाएगा। अगर बकिया सफ़र में उसका कोई और चौंका देने वाला एतराफ़ सामने ना आया तो मैं ऐसा ही करूँगा, वरना फिर लंदन में उसे देख लिया जाएगा। बदरी की आमद तक मैं खाली नहीं बैठ सकता। मुझे बहरहाल खुद को मसरूफ़ रखना होगा। तुम्हें मसरूफ़ रखने के लिए वीरा काफ़ी होगी। अगर वो मौजूद है तो ज़रा उससे मेरी बात करवा दो। अभी तक हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कोई आम बात करनी है तो वो तुम्हें फ़ोन कर लेगी। हम यहाँ काफ़ी देर के लिए रुके हैं। उसे वीरा से कोई ज़रूरी काम नहीं था। उसने अलविदाई फिक्रों के साथ रिसीवर सुल्तान शाह को दे दिया, जो शायद बेचैनी से
अपनी बारी का मुंतजिर था। सुल्तान शाह अमली जिंदगी में दिलेर और बेखौफ होने के बावजूद अजीबो गरीब किरदार का मालिक था। वो फोन पर मेरी आवाज सुनते जज्बाती होने लगा, मगर मेरे टोकने पर फौरन ही संभल गया। कॉल बहुत लंबी हो चुकी है, बस ये बता दूं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने टॉम कैट की कोर्ट से बदरी से मुकर्रर वक्त पर बात की थी। फिलहाल उसकी तरफ से कोई हदायत नहीं मिली है। उसने मुझसे हेलीकॉप्टर की आमद का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन वो इस वाक़े की वजह से परेशान था। यह परेशानी उसकी आवाज़ से झलक रही थी। उसने मेरी वफादारी का अंदाज़ा लगाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू की, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो तुम्हारे ही हवाले है। मुझे यकीन है कि वक्त ज़रूरत है तुम सही फैसले करोगे। मेरा कार्ड किसी भी लम्हे ख़त्म होने वाला है। तफसीली बातें बाद में होंगी। मेरे नेक ख्वाहिशात वीरा तक पहुंचा देना। उसकी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है। वो इसी दौरान मेरा कार्ड सिफर पर पहुंचा। रिसीवर पर एक अलार्म बीप सुनाई दी और सुल्तान शाह की बात मुकम्मल होने से पहले लाइन मुनक़ता होगी। मैंने रिसीवर क्रैडल पर लटकाया और बाहर आया हुआ कार्ड करीबी डस्टबिन में डालकर अपनी नशिस्त की तरफ हो लिया। दुबई की तपती हुई खुली फिजा के मुकाबले में ट्रांजिट एरिया की खुनकी बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। जहाज की आरामदेह मगर कदरे तंग नशिस्त से निकलकर इस हाल की आरामदेह कुर्सी पर खुलकर बैठना भी भला लग रहा था। फर्श और दीवारें साफ सुथरी थी, जिसके बावजूद बैरून मुल्क से आए हुए कई कारकुन सफाई सुथराई के काम में मसरूफ थे। फिजाई सफर के मामूलात की निगरानी करने वाले इदारों और महकमों के चाको चुबंद कारकुन अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे या फिर उजरत में इधर उधर आ जा रहे थे। वीरा के इंतजार में मैं इन जुजियात से लुत्फ अंदोज होता रहा। वो नजर आई तो उसका सरापा ही बिल्कुल बदल चुका था। चुस्त जींद में अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ वो एक लाउबाली और जारे मिजाज लड़की नजर आ रही थी। अपने इस रूप में वो बेखौफ और खतर पूरी दुनिया का सफर कर सकती थी और कोई भी औबाज तबीयत मर्द उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस वक्त तुम इतनी मर्द मार नजर आ रही हो कि हर शख्स तुमसे कतरा कर निकलने की कोशिश करेगा। इसके करीब आने पर मैंने तारीफी लहजे में कहा, शायद सुल्तान शाह इसीलिए मुझसे दूर भागता है कि मैं ज्यादातर ऐसे लिबास इस्तेमाल करती हूँ। वह हल्की सी हंसी के साथ बोली, पाकिस्तानी तर्ज के लिबास में शायद वो बेहतर मुफाहमत का रवैया अपना लेगा। कमाल है कि तुम इस वक्त भी उसी के बारे में सोच रही हो। वह मुझे घोंसले से गिरे हुए किसी मासूम से चूजे की तरह नजर आता है। मुझसे एहतियात से अपनी हथेलियों में समेट कर उसे दोबारा उसके घोंसले में रखना चाहती हूँ, मगर वो मेरे बढ़ते हुए हाथों से खौफजदा होकर शोर मचाना शुरू कर देता है और मैं ठिठक जाती हूँ और फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेने की दूसरी तदबीरें सोचने लगती हूँ। मैंने गिरा लगाई, मुझे जरा भी परवाह नहीं कि तुम मेरी इस हमदर्दी को क्या नाम देते हो। नाम बेनाम चीजों को दिया जाता है। तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ सामने आ चुका है। आईने में अपना अक्स देखते हुए तुम इसके बारे में सोच रही थी और वह फोन पर तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करा था। हाँ, कराची की क्या खबरें हैं? तुमने फोन पर इन लोगों से बात कर ही ली होगी। सुल्तान शाह के बारे में मैंने उसे बता ही दिया था। फिर मैंने उसे गजाला की फिक्रमंदी के बारे में बताया और वो बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई। मगरबी मुआशरत के बारे में वो हमेशा शाकी रहती थी कि वहाँ हर फर्द दूसरों से बेनियाजी बरतते हुए सिर्फ अपनी जात के खोल में मगन रहता है। जाती मुनफात, अपनी खुशी और अपनी सहूलत के लिए वो दूसरों को जरा भी खातिर में नहीं लाता। इन्हें रोंद कर आगे बढ़ जाने की अपनी सी कोशिश करता रहता है। जबकि मशरिक में रहने वालों की यह अमूमी अदा हमेशा इसके दिल के नरम गोशों को तहरीक देती थी कि यहाँ लोग अपना दुख भूल कर दूसरों के दुख सुख में किसी न किसी हद तक हिस्सा बटाना अपना फर्ज समझते हैं। उसे बहुत अच्छी तरह इदराक था कि गजाला के बजाय उसने सफर पर आने की जिद करके उसके साथ दिल आजारी की हद तक ज्यादती की है। उसके बावजूद गजाला उसके लिए फिक्रमंद थी और मुझे उसकी खबरगिरी का मशवरा दे रही थी। वो शायद देर तक इस अनोखे और दिल गुदाज रवैये पर बात करनी चाह रही थी, मगर वो मौजू मेरे लिए खासा ग्रां था। गजाला को पाकिस्तान में छोड़ देने के बाद ऐसी बातों का हासिल नदामत के सिवा कुछ ना होता। मैंने फौरन ही उसे बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हंगामी फैसलों के सिलसिले में तुमने शैतानी खोपड़ी पाई है और शायद इसीलिए अब तक अपने खून आशाम दुश्मनों से बचे हुए हो। मैं शर्त लगाती हूँ लान पर फुटबॉल खेलने की हदायत और फिर एक हेलीकॉप्टर की परवाज के बारे में सुनकर कोई ज़हीन तरीन आदमी भी छत का जायजा लेने के बारे में नहीं सोच सकता था। यह काम कोई शैतानी खोपड़ी कर सकती थी। तुम एवल जीनियस हो। तुम्हारा जहन सबसे पहले तकरीब के रुख पर चलता है। वो किस्सा सुनकर उसने कहा, अगर ये मेरी तारीफ है तो शुक्रिया, तनकीद है तो मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं अब तुम्हारी कड़वी कसीली बातें सुनने का आदी हो चुका हूँ। तुम्हारे फरमुदात मेरे जहन की साख्त नहीं बदल सकते। इस मुख्तसर सी नोक झोंक के बाद वो दूसरी बातों के बारे में कुरेदने लगी। मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा, मगर मेरे जहन के पर्दे पर बार बार गजाला की बड़ी बड़ी सवालिया निगाहें नमूदार हो रही थीं। मैं वो सवाल समझ रहा था, मगर मेरे पास उसका कोई माकूल जवाब नहीं था। कुछ देर बाद हम उठकर दुबई की शोहरा आफाक ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ चल दिए, जहां फर्श पर उभरे हुए शोख रंग के एक गोल प्लेट फार्म पर
आतिशी रंग की एक चमचमाती हुई नई पोर्शे कार खड़ी हुई थी। दुबई के रास्ते कोई भी बैनुल अक़वामी सफर करने वाले हर 1000 मुसाफिरों के दरमियानी वाजबी सी कीमत के एक टिकट पर ऐसी ही नादर और बेश कीमत गाड़ियां कुरानदाजी के जरिए किसी एक खुशनसीब के दरवाजे पर पहुंचाई जाती हैं। कराची में मेरे पास गन बोर्ड के फरोख्त से हासिल होने वाली खतीर रकम का इतना बड़ा हिस्सा महफूज था कि मैं चाहता तो ऐसी कई गाड़ियां खरीद सकता था। बराए नाम रेलिंग लगे हुए इस गोल प्लेटफार्म से मैं इस कुशादा हाल की तरफ बढ़ गया जो अपने अर्जा तरीन दामों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हमें वहां से कोई खास खरीदारी नहीं करनी थी, सैर के बहाने बस वक्त गुजारी मकसूद थी। इसी भीड़ में मुझे सलीम खान नजर आया जिसके हाथों में फूले हुए थैले मौजूद थे, मगर फिर भी वो कैमरों के स्टॉल पर ललचाई हुई नजरें डाल रहा था। मैंने दूर से वीरा को उसका चेहरा दिखाया और फिर हम मुखालिफ समत में हो लिए। वीरा अपने लिए 2 परफ्यूम खरीद रही थी कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी परवाज की बोर्डिंग शुरू होने का ऐलान नजर आने लगा। परवाज में खासा वक्त बाकी था। त्यारे में जाकर महबूस होने की बजाय हम मटर गश्त करते रहे, कॉफी का एक कप पिया और जब इमिग्रेशन वालों ने ट्रांजिट में रुके हुए बकिया मुसाफिरों की तलाश में भागदौड़ शुरू की तो हम भी नकास के रास्ते की तरफ भूल गए। ट्रांजिट पास इमिग्रेशन के अमले को लौटाकर हम जहाज में पहुंचे तो वहां का समा ही बदला हुआ था। त्यारा वही था, मगर सफाई और जरूरी देखभाल के बाद इसमें बेशतर नए चेहरे सवार हो चुके थे जो मखलूत नस्लों से ताल्लुक रखते थे। सफेद फाम मर्दों और औरतों के मुकाबले में इस परवाज पर एशियाई और अरब मुसाफिरों की कसरत नजर आ रही थी। जहाज में सलीम अकबर खान अपनी उसी पुरानी नशिस्त पर विराजमान नजर आया। मेरी जगह एक मदकूक सी सफेद फाम बुढ़िया बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। इस बार कुदरत ने एक तवील तर परवाज के लिए उससे ऐसी हमसफर मुहैया की थी जो उसके अमाल के लिहाज से बहुत मौजूद थी। हमारी नई नशिस्तें उससे पीछे थी। मुझे वीरा के साथ गुजरते देखकर सलीम के चेहरे पर फरियाद से सिमट आई। मैं उसके करीब से गुजरा तो अपनी जगह से उठ चुका था। तुम्हारी जगह ये करीबुल मर्ग मुसीबत यहाँ कैसे आ गई? इसने धीमी और पुरतशवीश आवाज में मुझसे पूछा। अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाकर उसे यहाँ से हटा दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, मुझे तुमसे बेहतर हम सफर मिल गई है। मैंने उसे जलाने के लिए वीरा की पुष्ट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं इसके साथ पीछे बैठूंगा। उसके चेहरे पर मायूसी की लहर तोड़ गई और मैं आगे निकलता चला गया। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। इंजन चले, दरवाजे बंद हुए और फिर सफर के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। टेक ऑफ के एहतियाती मराहल गुजरते ही बहुत से दीगर मुसाफिरों के साथ वीरा ने भी सिगरेट सुलगा ली और खिड़की से बाहर खलीज के नीले पानियों के साथ उभरती हुई जदीद तहजीबी अलामतों का नजारा करने लगी। वीरा, चंद सानियों बाद मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगाकर उसे पुकारा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखती हुई मुतवज्जा हुई। उसकी आंखों में हैरत के लहरिए तैर रहे थे। एक मुद्दत के बाद तुमने इस तरह मुझे पुकारा है, खैरियत तो है ना? मेरे पुकारने में भी अब तुम्हें इशारे कुनाए नजर आने लगे। मैंने मुंह बनाकर कहा, मेरा नाम लेते हुए इतनी अपनायत कभी पहले हुआ करती थी। इस वक्त कितना रोमांस था तुम्हारी आवाज में। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, मैंने चिढ़ कर कहा। साथ बैठकर अब यूं बोर करोगी? हो सकता है कि ऐसा गैर इरादी तौर पर हुआ हो। उसने मुफाहमाना लहजे में कहा, मगर यह हकीकत है कि इस वक्त तुम्हारी आवाज मेरे दिल और कानों को बहुत भली लगी है। क्या मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है कि तुम आज भी गैर इरादी तौर पर मुझे प्यार से पुकार सकते हो? मुझे मजबूर न करो कि मैं अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर उस मदकूक बुढ़िया को यहाँ भेज दूं। चलो मैं कुछ नहीं कहती, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। तो मेरा नाम नहीं लोगे? अहमकाना बात है, मैंने सर झटक कर कहा। तुम्हारे झूठे सच्चे इल्जाम को तस्लीम कर लूं या फिर सिरे से तुम्हारा नाम ही ना लूं? क्या तुम्हें इसीलिए मेरे साथ आई थी? तुम फिर बहक रहे हो। इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इस सफर में मैं मिसेज रोजी बर्ड हूं, तो मुझे रोजी कहकर मुखातिब कर सकते हो। बात समझ में आते ही मैं खिफत आमेज अंदाज में हंस पड़ा। वीरा भी मेरी हंसी में शामिल होगी। उसने सही याद दहानी कराई थी कि दौरान सफर हम दोनों को एक दूसरे का वही नाम ज़हन नशीन रखना चाहिए था जिसे वो सफर कर रहा था, वरना किसी भी मरहले पर कोई बड़ी परेशानी पैदा हो सकती थी। खमर नामों का मसला तो तय हो ही गया। तुमने इस नाम पर भी गौर किया जो बदरी ने तुम्हें दिया है? चंद परेशानियों के बाद वीरा ने मुझे टोका। फुर्सत ही नहीं मिली, फिर नाम में क्या रखा है? मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो नाम बद्रीनाथ ने दिया है। इसके बागियाना रवैये का जाती मुशाहिदा करने के बाद मैं इस पर एतमाद करने लगा हूँ। वो एक निस्वानी नाम है। वीरा ने मानी कर लिया। जब मैं कहा, अच्छा है, मर्दों के मुकाबले में औरतों से निमटना आसान होता है। मगरब की औरतें मशरक से बहुत मुख्तलिफ और खतरनाक साबित होती हैं। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो, तुम खुद भी मगरब की बेटी हो। इसे इसकी असल याद दिलाते हुए मैंने उसके दीगर ख्वास का जिक्र दानिस्ता गोल कर दिया, वरना अहम तरीन बात यह थी कि उसे मर्दों को तरगीब देकर अपने जाल में फांसने की खसूसी तरबियत दी गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, अभी मेरा और तुम्हारा आखिरी फैसला होना बाकी है। जब दो खून आज शाम दुश्मन दस्तरखान पर
या बिस्तर पर यकजा हो जाएं तो फैसले के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। हो सकता है कि फतेहमंद तुम ही रही हो, लेकिन यह अहम बात है कि आज हम दोनों जिंदा हैं। वो परवाज तवील थी, इसलिए फिजाई मेजबान औरतें और मर्द मुसाफिरों की फरमाइशों के इंतजार में इत्मीनान से राहदारियों में टहल रहे थे। हमारे हिस्से में फिजा में जले हुए तंबाकू के साथ अल्कोहल की तेज बू भी रचती जा रही थी। वीरा ने एक स्टीवर्ड को तलब किया तो मेरा इरादा सिर्फ जूस पीने का था, मगर वो वीरा ही क्या जो ऐसी छोटी मोटी बातों पर मेरे किसी इख्तलाफ राय को आसानी से कबूल कर लेती। हम दोनों चंद सानियों तक बहस करते रहे। स्टीवर्ड खामोश खड़ा इस तकरार से लुत्फ अंदोज होता रहा। उसके होठों पर एक मोहम से मुस्कुराहट फैली हुई थी। मेरी दानिश में वो गैर जरूरी तमाशा था। मैंने हथियार डाल दिया और स्टीवर्ड सर हिलाकर रुखसत हो गया। वीरा चिढ़ाने वाले अंदाज में मुझे घूरने लगी। मैं महसूस कर रहा था कि उसके वजूद में सोई हुई पुरानी वीरा माहौल की घुटन से निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। मेरे लिए उसकी वो तब्दीली खतरे की घंटी से कम नहीं थी। थोड़ी देर बाद सलीम से न रहा गया और वो अपनी जगह छोड़कर मेरे पास राहदारी में आ खड़ा हुआ। लड़की शानदार है, तुम बहुत खुश नसीब हो कि ये तुम्हारी हमजोक भी है। इसने आते ही मेरे छाने पर झुककर धीमी आवाज और उर्दू जुबान में कहा। वो वीरा के रंग रूप से धोखा खा गया था कि वो उर्दू से यकसर नाबलद हो गई। मैंने बौखलाकर वीरा की तरफ देखा। वो बला की मकार थी। होठों पर मासूमाना मुस्कुराहट लिए वो यूं सलीम की तरफ देख रही थी जैसे उसका कहा हुआ एक लफ्ज भी ना समझ सकी हो। वो खुद ही अपनी मिट्टी पलीद कराने पर तुली हुई थी। मैंने भी उससे कोई रायत न करने का फैसला कर लिया और सलीम से मुखातब होकर कहा, हरकत में बरकत है। तुम अपनी तकदीर पर शाकिर होकर ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदारी करते रहे और तुम्हारी लॉटरी में वो अफीफा निकल आई। मैंने जरा हाथ पांव मारे तो ये रोजी रोज मेरे साथ बैठने पर आमादा होगी। रोजी रोज? उसने हैरत से दोहराया। इसका नाम है या तुम मुहावरतन ऐसा कह रहे हो? इसका नाम रोजी है। क्या ये गुलाब की तरह खिली हुई नहीं लगती? तुमने ऐसी ही बातें करके इसे शीशे में उतारा होगा। इससे मेरा तारुफ नहीं कराओगे? रोजी और ये सलीम। दुबई तक मैं इसी के साथ बैठा बोर हो रहा था। मैंने वीरा से मुखातब होकर अंग्रेजी में कहा और वीरा ने दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सलीम जैसे ओबाश फिस्तर शख्स के लिए एक जवान और खूबरू लड़की के नरमो नाजुक हाथ का हयात अफरीन लम्ह से एक नेमत से कम नहीं था। उसने मजीद झुककर बड़े अदब और एहतराम के अंदाज में वीरा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। रस्मी कलमात अदा करते हुए शायद सलीम ने वीरा का हाथ दबाने की कोशिश की। वीरा ने जवाब में कुछ कहे बगैर नरमी से अपना हाथ वापस खींच लिया। बुरा न मानो तो थोड़ी देर के लिए अपनी जगह मुझे दे दो, सलीम ने मुझसे गिगिया कर उर्दू में कहा। इससे पूछ लो, ये रजामंद हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। सलीम ने खनकार कर अपना गला साफ किया, फिर अटक अटक कर वीरा से बोला, मिस रोजी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? कैसे बैठोगे? वीरा ने मासूमाना सादगी से पूछा। यहाँ तो सिर्फ दो ही आदमियों के बैठने की गुंजाइश है, और फिर तुम यहाँ क्यों बैठना चाह रहे हो? क्या तुम्हारी सीट में कोई चुभने वाली चीज निकल आई है? सलीम अकबर खान वीरा की संजीदगी से बुरी तरह बौखला गया था। नहीं, मेरी सीट बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे तुम्हारे मुल्क के बारे में कुछ जानने के लिए असलम से सीट बदलना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह पर वापस चला जाऊंगा। असलम उसके लिए रजामंद है। अभी तुम्हें मेरी शहरियत तक का पता नहीं है। तुम किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हो? इंग्लैंड, सलीम ने जल्दी से कहा। मेरा अंदाजा कि तुम इंग्लिश हो। शराफत से वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैंने अमले के किसी रुकन से तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम सारे रास्ते किसी से नजर मिलाने के काबिल न रोके। वीरा ने दुरुस्त लहजा में उसे भटकार दिया। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खौफजदा नजरों से वीरा की तरफ देखा और पलटकर बहुत तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ता चला गया। देख लिया? इसके दूर निकल जाने पर वीरा हंसकर बोली, तुम इसके जरिए मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे थे, और वो खुद ही दुम दबा कर भागा। अब वो इधर का रुख भी नहीं करेगा। तुम बाजुकात नाकाबिले फहम हो जाती हो, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मैं समझा था कि तुम उर्दू से अनजान बनकर थोड़ी देर के लिए इसे उल्लू बनाना चाह रही हो। वो इस काबिल नहीं था, वीरा हकारत से बोली, वरना मैं आखिर में उर्दू बोलकर उसे हैरान जरूर करती। इसे धुतकार कर तुमने अच्छा नहीं किया। इस अंजाम का जरा भी अंदाजा होता तो मैं उसे तुमसे मुतारफ ही ना करवाता। मैंने मुतासफाना लहजा में कहा। वो मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करेगा। मैं तुम्हारी दोस्त या बीवी नहीं हूं जो वो मेरे सलूक की जिम्मेदारी तुम पर थोपेगा। अगर वो दुनिया देख चुका है तो उसे मालूम होना चाहिए कि मगरिब में शहरी लड़कियां कितनी मुंह फट होती हैं। वैसे भी अब तुम्हें इस खबीज से क्या लेना है? वो पाकिस्तान वापस लौटेगा तो अव्वल खान खुद ही उसकी गर्दन नाप लेगा। हो सकता है कि वो भी उसकी जरूरत महसूस न करे। अगर मदन मोहन से ताल्लुक या हमदर्दी रखने वाले हर शख्स को सजावार समझ लिया गया तो कराची के सैकड़ों मुअज़्ज़ज़ बासी इस मुहिम की इज्जत में आ जाएंगे। वो बाद की बातें हैं। फिलहाल मैं लंदन में उसका सुराग नहीं खोना चाहता। अभी तक मुझे जानने का मौका नहीं मिल सका कि वो लंदन में कहाँ कयाम करेगा। तुम अभी जाकर उससे मिल लो। उसके सामने मुझे बुरा भला कहोगे तो उसकी मजरूह अना को जरा सुकून मिल जाएगा और वो तुमसे गड़बड़ नहीं करेगा। वो बेरहमाना मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं ऐसे दिल फेंक मर्दों की रग रग को अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो वीरा थी और अपनी मर्जी की मालिक। वो जो कुछ कर गुजरी थी
उसे रोकना मेरे बस से बिल्कुल बाहर था। मैं चंद मिनट तक अपनी जगह बैठा सलीम से दोबारा मुलाकात के बारे में सोचता रहा। आखिर वीरा की तजवीज़ ही बेहतर महसूस हुई और मैंने खामोशी से अपनी जगह छोड़ दी।